विद्यार्थी मित्रों, पाठ 4 भूकंप और ज्वालामुखी के प्रथम भाग में भूसंचलन, भूकंप की क्रिया, भूकंप आलेखक यंत्र और भूकंपीय तरंगें तथा भूकंप आने के कारणों के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम भूकंप और ज्वालामुखी के दूसरे भाग में पार्ट 2 में भूकंप के प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, भूकंप के प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, एक विनाशात्मक प्रभाव और दूसरा सृजनात्मक प्रभाव। भूकंप का जो विनाशात्मक प्रभाव होता है उसके अंतर्गत जब भूकंप की क्रिया होती है तो बड़े बड़े मकानों के गिरने से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के आसपास हजारों की संख्या में लोगों की जान जाती है, अपार धन जन की हानि होती है। जैसे 26 जनवरी 2001 के दिन भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र में के जो भुज में प्रलयकारी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 थी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। गांव के गांव तबाह हो गए थे। उसी प्रकार तुर्की का टेंजियर्स नगर, जापान का टोक्यो शहर, यूगोस्लाविया का स्कोप्जे शहर, इनके कुछ क्षेत्र भूकंप के कारण बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। भूकंप के समय बहुत से मकान धराशायी हो जाते हैं, काफ़ी मकान धरती में धंस जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, पानी और बिजली की सप्लाई बिल्कुल बाधित हो जाती है। भूकंप से नदियों का जो वहन मार्ग होता है वो बदल जाता है। जैसे 1950 में असम में आए हुए भूकंप के कारण वहाँ की दो प्रमुख नदियाँ दिहांग और ब्रह्मपुत्र, इनके प्रवाह मार्ग बदल गए थे। उसी प्रकार असम में सुबनसिरी नदी का बांध टूट गया था। दूसरा उदाहरण कि भूतकाल में सिंधु नदी जो है वो पहले कच्छ की खाड़ी में मिलती थी, परंतु भूकंप के कारण उसका प्रवाह मार्ग बदलने के कारण आज वो पाकिस्तान से होकर बहती है। इस प्रकार भूकंप के कारण सड़कें, रेल की पटरियाँ, नदियों पर बने हुए पुल और बांध टूट जाते हैं। नदियाँ अपना वाहन मार्ग बदल देती हैं। साथ ही साथ समुद्र की या महासागरों की तली में जो भूकंप की क्रिया होती है उसमें सुनामी नाम की ऊंची प्रचंड लहरें उठती हैं, जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्रों में भयंकर तबाही देखने को मिलती है। जैसे 2004 के दिसंबर महीने में इंडोनेशिया के सुमात्रा के नज़दीक उत्पन्न हुआ और उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु में कोरोमंडल के किनारे, कोरो के किनारे सुनामी की लहरों ने बहुत अधिक मात्रा में तबाही मचाई थी। काफ़ी मात्रा में धन और जन दोनों का नुकसान हुआ था। भारत के दक्षिणतम स्थल के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा पॉइंट का अधिकांश भाग पानी में डूब गया था। इस प्रकार की लहरें समुद्र के किनारों के शहरों और बंदरगाहों को काफ़ी नुकसान करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ भूकंप का विनाशात्मक प्रभाव। इसके बाद भूकंप का सृजनात्मक प्रभाव कि भूकंप के कारण सबसे पहली बात तो ये कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी हमें भूकंप की क्रिया से ही मालूम पड़ती है। भूकंप के कारण चट्टानी स्तरों पर लगने वाले खिंचाव और दबाव बल से स्तरभंग और मोड़ बनते हैं, जिसके कारण पर्वत, पठार, मैदान, खाई जैसे भूमि स्वरूपों की रचना होती है तथा जल के
नए जल स्रोत प्राप्त होते हैं। भूकंप से चट्टानों में जो उथल पुथल की क्रिया होती है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण खनिज हमें प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार की जानकारी हमें भूकंप और उसके विषय में संशोधन कार्यों में मदद करती है। समुद्र के मध्य में कभी कभी नए नए टापू या द्वीप समूहों का निर्माण होता है, जैसे कोलकाता के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में निर्मित न्यू मोर टापू इसका उदाहरण है। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ थोड़ा संक्षेप में हम भूकंप के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं कि भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से उत्पत्ति के कारण के आधार पर, भूकंप के केंद्र की गहराई के आधार पर और स्थान के आधार पर भूकंप के प्रकार बताए गए हैं। उत्पत्ति के कारण के आधार पर दो प्रकार के भूकंप हैं, प्राकृतिक भूकंप और कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक भूकंप में ज्वालामुखी भूकंप, भूसंचलनीय भूकंप, समस्थैतिक भूकंप और महासागर तल भूकंप। इसके बाद भूकंप के केंद्र की गहराई के आधार पर छिछला भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरा भूकंप, ये 3 प्रकार हैं। स्थान के आधार पर स्थलीय भूकंप और समुद्री भूकंप, ये भूकंप के प्रकार बताए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ प्रश्न होता है, जो भूकंप की ये क्रिया होती है, तो भूकंप को जिस मापक्रम के द्वारा मापा जाता है, तो भूकंप मापने के 2 पैमाने हैं, 2 स्केल होते हैं। एक है रिक्टर स्केल, दूसरा है मरकाली स्केल। रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता मापता है और मरकाली स्केल के आधार पर भूकंप की व्यापकता का अनुमान लगता है, मतलब कितने क्षेत्र में भूकंप फैला था। भूकंप के जो संभावित भूकंप क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे गए हैं। तो खास करके जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वो समुद्र के तल में और महाद्वीपों पर जहाँ कमज़ोर भूभाग या ऐसी रचना वाले प्रदेश होते हैं, इन 2 भागों में उसको बांटा गया है। एक है पैसिफिक किनारे के भाग, पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर के किनारे का भाग। इस भूभाग में विश्व के लगभग 68% भूकंप की क्रियाएं होती हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पैसिफिक के किनारे पर स्थित रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियाँ, एशिया महाद्वीप में चीन, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड की पर्वत श्रेणियों का समावेश होता है। दूसरा है मध्य विश्व का भाग, जिसमें विश्व का 21% भूकंप इस भूभाग में महसूस किया जाता है। पश्चिमी अटलांटिक महासागर किनारे से शुरू होकर पूर्व में पैसिफिक किनारे तक फैली हुई नवनिर्मित मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ इस भूभाग के अंतर्गत आती हैं। इस क्षेत्र में भूमध्य सागर के उत्तर में आल्प्स और दक्षिण में आए हुए एटलस पर्वत तथा एशिया में स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं भी इसी भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में कुछ छिटपुट टापुओं का भी समावेश इस क्षेत्र के अंतर्गत होता है। विद्यार्थी मित्रों, ये तो रही भूकंप से संबंधित जानकारी। अब हमें ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करना है। तो ज्वालामुखी अर्थात क्या, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसके बारे में विद्यार्थी मित्रों, ज्वालामुखी का विस्फोट जो है ये पृथ्वी की सतह पर घटने वाली एक आकस्मिक और असाधारण घटना है। पृथ्वी के मर्यादित प्रदेशों में बदलाव लाने वाला प्राकृतिक परिबल है। बहुत बड़ी मात्रा में इसके द्वारा परिवर्तन देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो सतह की भूपृष्ठ के संतुलन में किसी भी कारण से विक्षेप पड़ने से पृथ्वी के गर्भ में से गर्म भूरस, राख, वाष्प तथा दूसरे कई वायु द्रव्य अत्यंत तेज़ी के साथ पृथ्वी की सतह की ओर ऊपर आते हैं और सतह की कमज़ोर चट्टानी स्तरों को दरारों या छिद्र करके बाहर सतह पर निकलने लगते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, पृथ्वी के भूभाग से, भूगर्भ से गर्म राख, लावा, कंकड़, पत्थर, विषैली गैसें आदि चट्टानी स्तरों को तोड़ती हुई जब पृथ्वी की सतह की ओर
तेज़ी से गति करती हैं, तो इस क्रिया को हम ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी की क्रिया कहते हैं। तो भूगर्भ में जिस मार्ग द्वारा ज्वालामुखी का द्रव्य, लावा, मैग्मा, वायु, राख या अन्य विषैली गैसें बाहर सतह की ओर तेज़ी से आती हैं, तो जिस मार्ग से होकर जाती हैं उसे हम ज्वालामुखी की नली के नाम से जानते हैं। जमीन की सतह पर बने नलाकार आकार का छेद, जहाँ से ज्वालामुखी नली द्वारा भूगर्भ के पदार्थ बाहरी सतह पर फैलते हैं, उसे हम ज्वालामुख कहते हैं, केल्ड्रा कहते हैं, ज्वालामुख कहते हैं। और बारंबार पुनरावर्तन होने से ज्वालामुख जब खूब चौड़ा बन जाता है तो उसे ज्वालाकुंड केल्ड्रा के नाम से जाना जाता है। ज्वालाकुंड अर्थात केल्ड्रा। ज्वालामुखी के आसपास लावा, चट्टानीय पदार्थ, राख आदि पदार्थ जमा होने पर शंकु आकार के जो पर्वत बनते हैं, उन बनने वाले पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी नली पर कटोरी जैसी आकृति जो रचना होती है उसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। क्रेटर। विद्यार्थी मित्रों, ज्वालामुखी की आकृति नीचे दी गई है, उसे आप ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा कैसे कौन से पदार्थ किस प्रकार बाहर निकलते हैं। जिस प्रकार आपने भूकंप के कारण पढ़ा था, उसी प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट के भी कुछ कारण हैं जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया होती है। तो सबसे पहला है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण में पृथ्वी का गर्म भूगर्भ और उसके स्वरूप। विद्यार्थियों में तो जिस समय अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय वो अत्यंत वायुमय स्वरूप में थी। उसका बाहरी भाग तो धीरे धीरे ठंडा होकर के उसने ठोस स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन उसका भूगर्भ आज भी अत्यंत गर्म अवस्था में है। और पृथ्वी के गर्भ में कुछ ऐसे किरणोत्सर्गी खनिज भी पाए जाते हैं जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम। इनमें आपस में जब विघटन होता है, इनके आपस में विघटन से गर्मी के कारण भूगर्भ गर्म रहता है। दूसरा कारण है मैग्मा का उद्भव। विद्यार्थी मित्रों, कि ज़मीनी सतह के जो कमज़ोर अस्तर रचना वाले क्षेत्र हैं, उनमें जब कभी किसी कारण से ऊपर के चट्टानी स्तर का दबाव कम हो जाता है, तो भूगर्भ की जो गर्मी के कारण है, ये चट्टानीय पदार्थ मैग्मा के रूप में बदल जाते हैं और इस प्रकार भूगर्भ में स्थित मैग्मा का उद्भव ज्वालामुखी विस्फोट के लिए कारणभूत माना जाता है। तीसरा कारण है वायु एवं वाष्प का उद्भव। मैग्मा के कद और आकार में बढ़ोतरी होने से उसमें स्थित गर्मी के कारण उसमें अनेकों प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं और चट्टानीय स्तरों के दरारों द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे जो जमा हुआ पानी है, वो भी मैग्मा के जब संपर्क में आता है तो भाप में बदल जाता है। इसके अलावा सागरों और महासागरों का पानी दरारों के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से जो भूगर्भ में उतरता है, उसमें से वो वाष्प में बदलने के कारण वो वाष्प ऊपर उठने का प्रयास करती है, जो विस्फोट के समय पृथ्वी की सतह पर उच्च दबाव के साथ बाहर आती है। और चौथा कारण है कि मैग्मा का भूसतह की तरफ उद्वहन। विद्यार्थी मित्रों, पानी और वाष्प दोनों में मुख्य अंतर ये है कि जो वाष्प है वो पानी की अपेक्षा लगभग 1300 गुना अधिक जगह घेरती है। भूगर्भ में स्थित वाष्प को पर्याप्त जगह न मिलने पर वो अत्यंत तेज़ी के साथ बाहर निकलने का प्रयास करती है। जहाँ पर कमज़ोर चट्टानी स्तर होता है, उस कमज़ोर चट्टानी स्तरों को तोड़ती हुई और अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी पृथ्वी की सतह की ओर ढकेल देती है। परिणाम स्वरूप नरम और कमज़ोर चट्टानी स्तर जहाँ पर मिलते हैं, उनको तोड़कर और विस्फोट के साथ शांत स्वरूप में वो मैग्मा बाहर निकलने लगता है। इस प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ आज के लिए कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ज्वालामुखी विस्फोट क्या है और भूकंप के सृजनात्मक और विनाशात्मक प्रभाव। इसके बाद ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में चर्चा हम तीसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।